नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो ये है कि पिछले 33-34 दिन से दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, इसके अब कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पंजाब हमारा बहुत ही समृद्ध सूबा रहा है और आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय पूल है, उसमें पंजाब की, हरियाणा की अच्छी खासी भागीदारी रही है, योगदान रहा है। बीच-बीच में हमने ये भी देखा है कि पंजाब को नज़र लग जाती है लोगों की या कुछ विदेशी ताकतों की। तरह-तरह के प्रपंच वहाँ होने लगते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है और इस आंदोलन की आड़ में जो कुछ अभी पंजाब में शुरू हुआ है, वो चिंता बढ़ाने वाला है। जो वहाँ की सरकार है, उसकी पेशानी पर भी बल आने चाहिए और जो केंद्र सरकार है, उसको भी इन घटनाओं से चिंतित होना चाहिए। मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे हम इन सब पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और इसके पीछे क्या है और इनको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसके खतरे क्या हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने-माने पत्रकार, कई मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। मेरे ठीक नीचे राजीव रंजन झा। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। उनके ठीक बराबर में आलोक पुराणिक, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आर्थिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, लेखक हैं और मेरे साथ कई चर्चाओं में इससे पहले भी जुड़ चुके हैं। आलोक भाई, आपका भी स्वागत है। और मेरे बराबर वाले फ्रेम में हैं प्रभात राय, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, पत्रकारिता भी कर चुके हैं, सिविल सर्विस में भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश में और जो खास तौर से इंसर्जेंसी और जो दूसरे मसले हैं उनके बारे में उनकी अच्छी खासी जानकारी है। प्रभात भाई, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया ओंकार भाई। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं राजीव रंजन झा जी से। राजीव जी, पंजाब में जो घटनाएं हुई हैं, निश्चित तौर से चिंता बढ़ाने वाली हैं और इसके कोई सुखद परिणाम निकलने वाले नहीं हैं और ये इसलिए भी ज़्यादा चिंताजनक है। जो विजुअल्स मेरे पास आए हैं, मैंने देखे हैं, इसमें टावर्स को जो डैमेज करने वाले हैं वो ज़्यादातर यूथ हैं। आप जानते हैं कि भाई जो मोबाइल टावर हैं, उनसे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का काम भी हो रहा है, कम्युनिकेशन का काम तो हो ही रहा है, टेलीमेडिसिन भी उसके ऊपर निर्भर है, बैंकिंग व्यवस्था भी उसके ऊपर निर्भर है। ये जो कुछ हो रहा है, इससे क्या पंजाब पैरालाइज नहीं हो जाएगा? देखिए, इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से चिंताजनक तो हैं ही, लेकिन ये घटनाएं क्यों हो रही हैं उसे समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये घटनाएं इस वजह से हो रही है कि अब आंदोलन के पीछे जो शक्तियां हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि सरकार उनके दबाव में नहीं आ रही है, तो फिर सरकार पे दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत यह सब किया जा रहा है कि सरकार को किसी तरीके से डराया जा सके कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो फिर हमारा आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा। और चूंकि पंजाब का जो इतिहास है, उसमें वहां किसी आंदोलन के उग्र होने के कुछ अपने संवेदनशील आयाम जुड़ जाते हैं। तो यह एक तरह से कहा जाए कि केंद्र सरकार को धमकाने का भी प्रयास आप मान सकते हैं, या आप हमारी बात मानिए, नहीं तो फिर इस आंदोलन की दिशा कुछ अलग हो जाएगी। तो अब सवाल यह है कि सरकार इसका कैसे मुकाबला करेगी। ये निश्चित रूप से सरकार को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी इस बारे में कि वो कैसे इस एस्पेक्ट को संभाले। लेकिन मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन करने के लिए जो संगठन आए 4 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले जी, उनकी कोई ऐसी मंशा शुरुआत से ही नहीं थी कि वो
सरकार से इन कृषि कानूनों पे कुछ सुधार मांग रहे हैं। वो शुरुआत से ही इस मंशा के साथ आए हैं कि हमें ये कानून रद्द करवाने हैं। और ये कानून रद्द क्यों करवाने हैं, इसके पीछे बहुत मंशा साफ है। ये कानून सीधे तौर पे जो मंडी समितियों में बैठे हुए लोग हैं, उनको संरक्षण देने वाले जो राजनेता हैं, और उन मंडी समितियों में बैठे हुए लोगों यानी आढ़तियों जो वहां के लाइसेंस होल्डर हैं, उनके इकोसिस्टम में अपनी जगह बना चुके जो बड़े किसान हैं, ये इन सब का जो नेक्सस है, वो नेक्सस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इस नेक्सस को ये डर है कि भाई हमारी मोनोपोली टूट जाएगी, अगर हमारा एकाधिकार टूट जाएगा तो फिर हम इस बाजार के बेताज बादशाह नहीं रह पाएंगे, और वैसे में जो हमारी सत्ता है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो ये जो डर है वो उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर रहा है कि आप किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार को मजबूर करें कि ये कानून हमें वापस लेने हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार को ये सोचना है कि क्या एक राज्य में यदि राजनीतिक सत्ताएं, चाहे वहां पे कांग्रेस हो या अकाली दल हो, जो दोनों बड़े वहां के राजनीतिक दल हैं, दोनों उस इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों के हित जुड़े हुए हैं। इसीलिए अकाली दल एनडीए में रहते हुए, कैबिनेट में उस चीज का समर्थन करते हुए और राज्यसभा में जाकर के मतदान से पहले अब वॉकआउट कर जाते हैं और इस बिल के विरोध में उतर आते हैं। ये सब चीजें जो हुई हैं उसके पीछे वही इकोसिस्टम काम कर रहा है, जिसने अकाली दल को मजबूर किया कि भाई आपको इस बिल का हर कीमत पे विरोध करना ही पड़ेगा। ये उन्हें थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेट रियलाइजेशन हुआ कि भाई हमारा पूरा इकोसिस्टम इससे खराब होने वाला है। तो उनका तो आलोक मत भाई, सीधा यही है। जी राजीव जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। जी, अब केंद्र सरकार को यह सोचना है कि क्या हम एक राज्य को देखें या सारे देश को देखें। आलोक जी, एक या दो कंपनियों के टावर को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे की क्या क्रोनोलॉजी है? क्या ये जो मोबाइल या नेटवर्क कंपनियां हैं, कहीं उनकी भी आपस में वॉर शुरू हो गई है? एक मौका ताड़ लिया है कि इन्होंने हमें बड़ा डैमेज किया है, चलो अब इनका हिसाब किताब बराबर करते हैं। देखिए, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से मोबाइल कंपनियों के टावर नहीं तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ एक कंपनी रिलायंस जियो के टावर तोड़े जा रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही उसको पकड़ा कि इसमें एयरटेल को और दूसरी कंपनियों को मौका दिख रहा है। और एयरटेल ने तो आंदोलन स्थल पे अपने स्टॉल लगा दिए हैं कि फौरन सिम पोर्ट कराइए, यहाँ से वहां लेके जाइए। तो ये कारोबारी जैसे आपदा में दूसरे की आपदा में अपना अवसर तलाशने वाली बात है, ये निश्चय ही एयरटेल कंपनी के मार्केटिंग की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन वो एक सहज स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि किसी के संकट में अपनी दुकान चल जाए तो वो दुकान बढ़ाने की बात है। मूल सवाल ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन मूलतः संकेतों पे काम करता है, और संकेत वही है कि जो शीर्ष का राजनीतिक नेतृत्व है वो भी नहीं चाहता कि ये तोड़फोड़ रुके। वो चाहता है कि ये बहुत डिस्टरबेंस दिखाई दे, संकट दिखाई दे, समस्या दिखाई दे। समस्या की रग पे जो राजीव भाई ने उंगली रखी है कि मूल सवाल ये है कि बंधक मंडियों में बंधक किसान और बंधक कर्जदार एक ही जगह मिल रहा है एक कारोबारी को, जिसके पास एक पूरा पॉलिटिकल सेटअप है, एक पूरा आर्थिक नेटवर्क है। अब वो बंधक किसान कहीं बाहर न चला जाए, कहीं बाहर से कर्ज न ले आए। तो ये मूलतः आड़तियों के एकाधिकारी मुनाफे पे चोट है। और देखिए, सीधी सी बात है कि एक पेट पे लात, और पेट भी इतने मोटे मोटे पेटों पे लात जब पड़ेगी तो रिएक्शन आएगा। यथास्थिति को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो उनके रिएक्शंस बहुत साफ है, और ये मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड था और ये एक्सपेक्टेड है। मगर अब मूल सवाल ये है कि चीजें अब आपको देखना पड़ेगा और केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा। और पंजाब की राजनीतिक दलों से तो मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है कि उनके तो हित उनके साथ इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि वो तो निश्चय ही वही बात करेंगे जो मंडी समिति में बैठे निस्वार्थ कर रहे हैं। लेकिन मूल सवाल इसमें यह है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार का मैं एक बड़ा अजीब रवैया देखता हूँ ओंकार भाई पिछले सालों में,
ये आंदोलन चलने दीजिए, शाहीन बाग 3 महीने चलने दीजिए, 4 महीने चलने दीजिए। केंद्र सरकार ऐसा भरोसा करती है कि जनता नाराज होगी, परेशान होगी, तो जनता रिएक्ट करेगी या सुप्रीम कोर्ट पे चले जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना कंफ्यूजिंग फैसला दिया है कि अधिकार भी है लेकिन हिंसा भी ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केंद्र सरकार को अब सूदर और लेटर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको या तो इनकी मांगे मान लीजिए, अगर मांगे सही है तो सरकार मांगती हुई दिखती नहीं है, या फिर इनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया जाए कि आपकी मांग हम नहीं मान रहे, आप रास्ता खाली करें, कुछ और करें। अभी ये कि आप मांगे भी नहीं मान रहे हैं और जनता परेशान भी हो रही है। पर इससे बड़ा मसला ये है कि जिसपे बाद में बात करनी पड़ेगी कि इस बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर से आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी आबादी। वो शिफ्ट कहाँ होगी? इंडस्ट्री में शिफ्ट होगी। अभी टावर तोड़े जा रहे हैं, ये सब किया जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? नॉर्थ इंडिया तो वैसे ही इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट में हमारी हालत खराब रहती है। जितना भी आप उठा के देख लें, जो नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो महाराष्ट्र जा रहा है, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई कर्नाटक जा रहा है। अभी यहाँ तो पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आता। अभी माधड़ाप और में चला इन्वेस्टमेंट। मतलब हालत ये है कि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री की 2-4 फिल्में यूपी में बन जाए, इस तक का अगर कोई इंतजाम करे तो उसमें मारधाड़ हो जाती है कि हम बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री जाने देंगे। तो सवाल ये है कि खेती में तो इनकम तब है या तो आप अमूल का या कॉर्पोरेट ब्रांड बना लें, और वरना तो आप मजदूरों की तरह का जीवन जिएंगे तो आप खुद को अन्नदाता मान लें, मार्केट में आपकी औकात 2 कौड़ी की नहीं, क्योंकि बाजार कोई आपकी और मेरी इच्छा से नहीं चल रहा। आपको वो प्राइस चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट से ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंस था आपका 60-70 में जब इंडिया के पास अन्न नहीं था। अब रिक्वायर्ड अन्न से 3 गुना अनाज भरा पड़ा हुआ है और आपको प्राइस वही चाहिए, अपनी शर्तों पे चाहिए। तो पंजाब का हाल कुछ इस तरह का हो गया है कि वो सब कुछ चीजें अपनी शर्तों पे चाहिए। अब बाजार आपको आपकी शर्तों पे हमेशा नहीं देता। अमूल दूध को वो कन्वर्ट करते हैं चॉकलेट में, मक्खन में, तो वो कमा लेते हैं ब्रिटानिया की तरह से। आपको खड़ी जी। सड़क जाम करके कच्चा गेहूं बेचना है तो प्रिसाइजली आप मार्केट को अपनी टर्म पे डिक्टेट नहीं कर सकते, सरकार को कर सकते हैं। तो सरकार को डिक्टेट किया जा रहा है, लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणाम बड़े घातक होने वाले हैं। बहुत सिंपल सी बात ये हो गई, फिर तो कोई भी 20,000 40,000 लोग दिल्ली घेर लें और साहब कहेंगे साहब ये प्राइस होनी चाहिए या यही होना चाहिए। तो मुझे केंद्र सरकार की मंशा भी कतई बदमाशीपूर्ण लगती है। वो सॉल्यूशन चाहते हैं, केंद्र सरकार भी कहती है पब्लिक परेशान होती रहे, पब्लिक परेशान हो, रास्ते जाम हो, और केंद्र सरकार ये उम्मीद कर रही है सुप्रीम कोर्ट आ जाए या जनता उनको भगा दे। तो ये शाहीन बाग का जो टेम्पलेट मॉडल पिछले साल आ गया है कि अब आंदोलन कितना भी चलो, 3 महीने चलो, 4 महीने चलो, 5 महीने चलो, हमसे मतलब नहीं है, हम रास्ता रोक देंगे, जनता परेशान हो जाएगी, जनता जाने, जनता का काम जाने। सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कह देगा हमें नहीं पता। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की मंशा भी बहुत ही संदिग्ध है इस मामले में। वो सोल्यूशन या तो आप मान लें सब सही है, निपटाए प्रॉब्लम, और या फिर टफली डील करें। ये बीच का रास्ता कि आंदोलन भी 6 महीने चलता रहे। तो ये केंद्र सरकार की हैंडलिंग में मुझे कतई संदिग्ध दिखाई पड़ रही है, जिसमें वो इस प्रॉब्लम को फिलहाल सॉल्व करते हुए नहीं दिख। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आलोक भाई आपने की है। प्रभात जी, सवाल ये उठ रहा है, कहने को तो जो दिल्ली में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जी हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हम तो किसी को तकलीफ दे नहीं रहे हैं, रास्ते भी खुले ही हुए हैं, व्हीकल्स भी आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने किसी हाईवे को पूरी तरीके से रोक दिया है। और मोबाइल नेटवर्क को, टावर्स को अब निशाना भी बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि फिर ये शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे है। दूसरी बात ये है कि एक या दो कंपनियों को ही अगर टारगेट किया जाए, एक ही कंपनी को टारगेट किया जाए, तो इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठना बहुत लाजमी है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि भाई डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरने देने का, भाषण देने का, आंदोलन करने का अधिकार है। पर इस अधिकार में, यानी धरने प्रदर्शन में तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, पर जब ये अराजकता की तरफ चला जाए
तब लोगों को तकलीफ होती है, तब कानून व्यवस्था का प्रश्न भी खड़ा होता है। फिर ये सवाल खड़ा होता है कि ये प्रदर्शन ही है या कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो रहा है। जी ओंकार भाई, बहुत ही आपने वाजिब सवाल किया। देखिए, लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं हैं। लोकतंत्र जो है वो एक तरह का एक भीड़वाद नहीं है, कम से कम। ये आलोक जी ने बहुत अच्छा इंगित किया, मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही विद्वान प्रोफेसर हैं और बहुत ही सामाजिक मामलों में भी इनकी बड़ी गहरी बैठ रही है, हम जानते हैं बचपन से। तो ये जो भीड़वाद है कि 60-70 हजार लाख लोग घेर लें दिल्ली को और कहें कि भाई अब ये सारा का सारा पार्लियामेंट बेकार है, और ये पार्लियामेंट जो इलेक्टेड है और विद द थंपिंग मेजोरिटी है, जिसने पास किया है ये पूरे कानूनों को, और तुम इन्हें वापस लो। ये एक तरह का, मैं कहता हूं, भीड़वाद है, अराजकता की ओर पहले ही दिन से ये कदम है। दिल्ली को घेर लेना और एक निरंतर बोलना, और बिल्कुल साहब हम तो अब कोई संशोधन की तो बात छोड़ दीजिए, आप तो ये पूरे तीनों के तीनों बिल निरस्त कीजिए। ये शुरू से ही रवैया जो है वो इस तरफ इंगित करता था कि ये लोग अतिवादी हैं। ये एक्सट्रीम बात है। देखिए, जब आप आंदोलन करते हैं, और ये अर्थवादी आंदोलन है, आप जो है खास एग्रीकल्चर गुड्स के दाम लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल एकदम ट्रेड यूनियंस में भी होता है कि आप जो हमारी तनख्वाहें बढ़ाइए, हमारे भत्ते बढ़ाइए, बैंक वाले भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में ये किसी को अधिकार नहीं दिया कि वो पार्लियामेंट को निगेट कर दे। ये अधिकार नहीं है किसी को। ये तो पूरे पार्लियामेंट आंदोलन की राय में शुरू से ही कि पार्लियामेंट का वजूद कुछ नहीं है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा या जो लोग भी, चाहे वो केरल से भी आए हों, कुछ लोग बंगाल से भी आए हों, मैं ये नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश के हमारे इलाके से भी गए हैं लोग, गाजीपुर में धरना देकर बैठे हैं। तो आपकी बात एकदम ठीक है कि ये जो जिधर इशारा कर रहा है, खासतौर से एक खास कंपनी को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये स्थिति, जैसे आलोक जी ने अभी इंगित भी किया कि देखिए हम लोग निवेश चाहते हैं, अभी 30% लोग जो है सिर्फ हमारे शहरों में रहते हैं, 30 या 35%। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया के साथ खड़ा होना चाहते हैं, चीन के अंदर 60% लोग जो है वो शहरों में आ चुके हैं, सिर्फ 40% जो है वो गाँव में रहते हैं। वो अपनी इकोनॉमी को काफी शिफ्ट कर चुके हैं, तभी वो दंदना रहे हैं, दुनिया में डंका बजा रहे हैं। तो बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के तो कोई मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। आज देखिए 4% लोग अमेरिका में खेती करते हैं, मुश्किल से 8% लोग फ्रांस में खेती करते हैं। यूरोप देखिए, यूरोप ऐसे आगे बढ़ा है, या जो लोग भी आगे बढ़े, ब्राजील भी है, ठीक है, उसके कुछ दुष्परिणाम भी आते हैं। अगर असमानता बढ़ती है उससे अत्यधिक, तो ये बड़ा भयावह हो जाता है। वो बात आपकी ठीक है, वो नए सवाल पैदा करती है। जब ये कोरोना के अंदर 12-15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, तो वो एक अलग प्रश्न है। तो ये है कि अगर निवेश नहीं आएगा आपके हमारे में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, या वो हरियाणा हो, या मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये खासतौर से जो हिंदी बेल्ट है, जिसे काउ बेल्ट भी हम लोग कहते हैं, तो उधर देखिए ना, बंगलौर को देखिए ना, आप उधर देखिए ना हैदराबाद को, वो हब बन गए हैं। हम लोग एक भी शहर ऐसा अहंकार जी नहीं बना पाए, दुर्भाग्य से, जिसे हम कहते कि भाई अब ये जो है गुड़गांवा थोड़ा बहुत उभरा है। सो अब आप देखिए क्या हश्र होता है उसका। गुड़गांवा का भी मैं नहीं जानता कल क्या हश्र होगा। जिस तरह भी आंदोलन बढ़ रहा है, टावर्स को टारगेट करें, ये शुरुआत है। इसका टैक्टिक्स अपनाना चाहते हैं कि राज्य के अंदर। और बिल्कुल ठीक बात कही आलोक जी ने कि ये हुकूमत जो है पंजाब की खास तौर से, वो तो एक्टिवली, उसका तो एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो तो बहरहाल आएगी कि ये है। बहरहाल जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, या केंद्र सरकार का जो एक तरह का ढीलापन है, वो भी इसमें एक आग में हवा दे रहा है। शुरू में हमने यही किया था पंजाब टेररिज्म के साथ, आपको याद होगा वो दौर, ये जबकि शुरू में भिंडरवाला को इंदिरा गांधी ने क्रिएट किया, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, अकालियों को डाउन करना था उन्होंने, वो आपको मालूम है, पूरी कहानी आप खुद रहे हैं पंजाब में। तो इसमें पॉलिटिकल बैटल भी है, इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसानों की सारी बातें ठीक नहीं है। किसान आंदोलन की, या जो किसानों की हालत हो चुकी है कि 60% लोग हिंदुस्तान में खेती छोड़ देना चाहते हैं, आप भी जानते हैं अच्छी तरह। आखिर क्यों? बुनियाद में जाना चाहिए। किसान की हालत खराब है पूरे देश में। पंजाब में मुश्किल से 10 या 12% किसान ऐसे हैं जो अति संपन्न है, जिन्होंने भी ठीक कहा, वो आड़तियों के साथ भी उनका एक नेक्सस है।
और बाकी तो सीमांत किसान है। अब आप जानते हैं कि 3/4 किसान तो सीमांती हो चुका है, जिसके पास 2 एकड़ 1.5 एकड़ लैंड है। उसके लिए जी हमें प्रभात सोचना भाई। चाहिए कि वो उसका पेट कैसे। जी। प्रभात जी, तो मेरा मैं, तो सिर्फ संक्षेप में जी जी। मैं तो सिर्फ संक्षेप में एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, इसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व हैं। हम एक को स्वीपिंगली दोषी कर दें, करार दे दें, तो वो शायद एक गलत बात होगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और अगर ये अराजकता की तरफ जाता है आंदोलन, जैसा कि आपने बताया शुरुआत हो चुकी है, टावर्स तोड़ना और ये जो है हिंसा करने की शुरुआत है, ये एक भयावह रूप भी ले सकती है। और जो इंटरनेशनल फोर्सेस है वो ताक में बैठी है आपके अंदर। वो पाकिस्तान भी ताक में बैठा है, और पाकिस्तान की पृष्ठ पीछे अब अमेरिका नहीं खड़ा है और चीन खड़ा है उसके पीछे। भूल जाइए आप पूरी तरह, चीन जो है पाकिस्तान की पृष्ठभूमि में, यानी पुष्पराही कहते हैं हम लोग, उसके पीठ पर हाथ है कि किस तरह भारत को ध्वस्त ध्वस्त किया जाए। जी प्रभात भाई, पंजाब एक ऐसा उसमें बिंदु है, कश्मीर ऐसा उस बिंदु है। इस सवाल पर आएंगे प्रभात भाई। राजीव जी, कोई भी मसला हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रदर्शन हो, 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि भाई सरकार से बात करिए, सरकार उस समस्या का समाधान करे। सरकार पर अगर आपको भरोसा नहीं रह गया है तो फिर दूसरा एक विकल्प है आपके पास, आप अदालत जा सकते हैं। अदालत में आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाइए, वहां पे पीठ गठित हो जाएगी, संवैधानिक पीठ गठित हो जाएगी, वो व्यवस्था दे देगी। अगर आपको सरकार पर भी भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, फिर तीसरा विकल्प भी है, वोट का। आप ऐसी सरकार को हटा दीजिए जो आपके हिसाब से ठीक काम नहीं कर रही है। लेकिन सड़कें जाम करना, आर्थिक गतिविधियों को चौपट कर देना, ब्लैकमेल पर उतर आना, तोड़ फोड़ करना, ये तो जनतांत्रिक रास्ता नहीं हो सकता है। ओंकार जी, यहाँ मसला समझिए कि अब पंजाब का जो आरती है उसके लिए इन तीनों विकल्पों में से कोई भी विकल्प काम नहीं करने वाला है, क्योंकि उसके सामने राजनीतिक फोर्स उसका क्या है, राजनीतिक संरक्षण देने वाले उसके कौन है, या तो कांग्रेस है या अकाली दल है। वो दोनों इस निर्णय में शामिल नहीं है। निर्णय भाजपा सरकार कर रही है। अकाली दल एनडीए में था कुछ हद तक, वो एनडीए में रह करके यदि सरकार पे कुछ दबाव कर डालता तो कुछ और अनुकूल फैसले करा लेंगे अकाली दल के माध्यम से, ऐसा वो सोच सकते थे। लेकिन अब वो विकल्प भी नहीं है। आप दूसरा रास्ता आपने बताया अदालत का। तो जिस दिन कोर्ट में ये मामला जाने की खबर आई, उस दिन मैंने एक टिप्पणी लिखी थी कि भाई, जिसने भी इन किसान संगठनों को अदालत में जाने की सलाह दी है उसको बहुत बहुत साधुवाद। अब ये टिप्पणी मैंने क्यों लिखी, क्योंकि यदि कोर्ट में मसला ये होगा कि सरकार को, केंद्र सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार है या नहीं है, तो वहां पर केंद्र सरकार का पक्ष मजबूत निकलेगा। यदि इन कानूनों की संवैधानिकता का सवाल उठेगा तो वहां पर वो किसान संगठन इसे असंवैधानिक साबित नहीं कर पाएंगे। फिर रह गई बात कि भाई, संसद का अधिकार क्षेत्र है कानून क्या बनाना है, सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि कानून किस तरीके से लागू करना है, उसमें फिर न्यायालय क्या निर्देश देगा। न्यायालय संसद को ये आदेश नहीं दे सकता है ना कि आप फला कानून वापस ले लीजिए। यदि असंवैधानिक है तो असंवैधानिक करार दे सकता है, लेकिन यदि संवैधानिक तरीके से एक कानून पारित किया गया है तो उसमें न्यायालय क्या आपको निर्देश देगा, सरकार को या संसद को। तो वहां वो विकल्प भी खत्म हो गया। अब वोट के रास्ते से आप पंजाब में भाजपा को कहां हरा लेंगे, और पंजाब के किसान सारे देश में भाजपा को हरा लेंगे, तो उसके लिए आपको सारे देश के किसानों को अपने साथ में लाना पड़ेगा। तो सारे देश के किसान साथ में हैं या नहीं है, ये 8 तारीख को पता चल गया था भारत बंद के समय, आज की तारीख में भी पता चल गया। हम तमाम मीडिया चैनलों पर देखते हैं, हर चैनल इस आंदोलन को किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन यही कह रहा है। अन्नदाता, मतलब बहुत भावुकता भरी रिपोर्टिंग हमें जमीन से नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें जाना होता है कि अच्छा किसान कहाँ से आ रहा है, तो वो वही जलंधर पटियाला वाले हाईवे पर दौड़ते हैं कि देखिए वहां से ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ रही हैं। कहीं और से क्यों नहीं दौड़ते हैं, किसी और रास्ते से, किसी और हाईवे से क्यों नहीं मिलता है। बहुत हुआ तो जी उन्हें कोई खबर राजस्थान से मिल जाती है, बहुत कुछ हुआ तो
उत्तराखंड की सीमा से कुछ लोग उत्तर प्रदेश में घुसते हुए नजर आए। मतलब कुल मिलाकर के सारा मसला जो है वो पंजाब के किसानों का और रिलीजियस आधार पर सिखों को उसके साथ कहीं गोलबंद कर लेने का दिख रहा है। तो उसके आधार पे आप देश भर में भाजपा को तो नहीं हरा लेंगे। और केंद्र सरकार या भाजपा इस मामले में बहुत सावधानी बरत रही है कि ये मसला पंजाब बनाम बाकी राज्य या सिख बनाम भारत ऐसे कोई टर्न न ले सके। और इसीलिए हमने देखा कि गुरुद्वारा रकाबगंज में गए प्रधानमंत्री बिना कुछ बोले उन्होंने सीधे मत्था टेका। तो वहां संदेश साफ है कि भाई ये आर्थिक मामला है, किसानों को उनका हक दिलाने की लड़ाई है और देश भर के किसानों का हक इसमें शामिल है। तो इसलिए इसको सिख रिलीजन के साथ जोड़ करके कोई रंग देने की कोशिश ना की जाए। सरकार का सिखों को लेकर के बिल्कुल अलग भाव है। वहां पर मतलब ऐसा कोई रंग न चढ़े कि हाँ ये सरकार सिख विरोधी है या ये सरकार पंजाब विरोधी है, ऐसी कोई भावना कहीं पे न पनप सके, इस बात को लेकर के सरकार बहुत संवेदनशील है। और इसीलिए जब आलोक जी कह रहे थे कि भाई सरकार तो बस छोड़ दे रही है, तो उसके पीछे कहीं यही है कि सरकार को बहुत फूंक फूंक करके बहुत सावधानी के साथ अपने हर कदम को तौल करके चलना है। कहीं भी किसी भी एक गलती से कहीं कोई ऐसी भावना न भड़क जाए कि वो ये जो दो बातें हैं कि या तो पंजाब बनाम अन्य या सिख बनाम अन्य, ऐसी कोई बात निकल करके उभरने लगे। और इस बात को उभारने के लिए तमाम शक्तियां लगी हुई हैं। इसका जिक्र आपने भी किया, प्रभात जी ने भी किया कि भाई आपके सारे दुश्मन जो हैं वो नजर गड़ाए हुए हैं, चीन हो, पाकिस्तान हो, और चीन पाकिस्तान क्यों, कनाडा में बैठे लोग जो अपने राजनीतिक हित देख रहे हैं वो भी इसमें कूद पड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी शक्तियां चलेंगी, वो अपने दांव पेच सब कुछ सामने रखेंगी और उसके बीच में केंद्र सरकार को एक रास्ता निकालना है। निश्चित रूप से बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक शक्तियां या राजनीतिक शक्तियां इस आंदोलन के पीछे हैं उन्हें अपनी मोनोपोली बचानी है, और उस मोनोपोली को बचाने के लिए उन्होंने इसे बहुत ही एक तरह से कहें राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया है। तो उस राजनीतिक ब्लैकमेलिंग के सामने केंद्र सरकार को बहुत सचेत तरीके से, बहुत सावधान तरीके से ही फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। राजीव भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं और जो वास्तविकता है वो आपने हमारे दर्शकों के सामने एक तरीके से खोल करके रख दी है। आलोक पुराणिक जी, क्या वजह है कि जब जब भारत प्रगति का पथ पकड़ता है, थोड़ी रफ्तार तेज होती है, थोड़ा संकटों से उबरता है, जो झटके लगते हैं उनसे बाहर निकल करके एक दिशा पकड़ता है, तब तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे ऐसा लगता है कि उसे पीछे को खींचने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ इशारे तो राजीव भाई ने किए हैं अभी कि कौन कौन सी ताकतें हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती हैं या आपके रास्ते में ईंट पत्थर कंकड़ कांटे सब कुछ बिछाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी रहती हैं। हम और आप जानते हैं हुआवे कंपनी जो चीन की थी वो 5G नेटवर्क भारत को देने वाली थी, लगभग तैयारियां थी, और केवल भारत को नहीं, ब्रिटेन को भी, अमेरिका को भी, कई कंट्रीज को, और उन्होंने बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट उसके लिए करके रखा था। लेकिन पूर्वी लद्दाख में जो कुछ हुआ, चीन ने जो गुस्ताखियां की, उसके बाद भारत ने न केवल उसके 250 से ज्यादा ऐप बैन किए, बल्कि कई ठेके जो उसकी कंपनियों को मिल सकते थे वो भी रोक दिए गए और हुआवे कंपनी का भी रास्ता एक तरीके से बंद कर दिया गया। आपको ध्यान होगा जिस दिन प्रधानमंत्री ऑनलाइन नेटवर्क कंपनियों से रूबरू थे, उस दिन मुकेश अंबानी ने घोषणा की थी कि शायद जून या जुलाई 2021 में भारत में 5G नेटवर्क आ जाएगा। और उसके ठीक अगले दिन हमने धरना स्थल पर जहां ये लोग बैठे हैं वहां ये एक आह्वान सुना कि जियो का बहिष्कार करो, अडानी का और अंबानी का बहिष्कार करो, इनके सिम जो है निकाल करके फेंक दो, दूसरी कंपनियों के सिम लगाना शुरू कर दो। अब जियो का, रिलायंस का तो कहना है कि इसके पीछे वोडाफोन, एयरटेल और दूसरी कंपनियां हैं,
लेकिन क्या छुपे तौर पर चीन की कंपनी, चीन की जो शक्तियां हैं, चीन के जो केबल बिछे हुए हैं, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है? देखिए, एक तो चीन में चीनी कंपनियां और चीनी सरकार के बीच कितना फर्क है वो आप पता नहीं कर सकते। यानी भारत में तो आप ये कह सकते हैं कि टाटा कंपनी अलग है और भारत सरकार अलग है, लेकिन चीन की किसी कंपनी में कितना चीनी सरकार है और कितनी वहां का चीनी कारोबारी ये समझ में नहीं आता। तो ये बात तो ओंकार भाई मान के चलिए कि आप अखाड़े में दो पहलवान हैं, भारत और चाइना, और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी दांव जो लगा सकते हैं वो लगाएंगे। यानी कि आप ग्रो कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो पाकिस्तान, खालिस्तान, चाइना, ये सब अपने अपने दांव पे आजमाएंगे। इसमें तो मतलब कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान को दिक्कत है, भारत की बढ़ती ताकत से चीन को दिक्कत है। तो वो सब तो अपने अपने काम, अपनी अपनी हरकतें करेंगे, पर सवाल ये है कि हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, उन्हें किस तरह का रास्ता दे रहे हैं। मैं जी। इसको दूसरे एंगल से और देखता हूँ। रिलायंस जियो खराब है और एयरटेल बहुत ही एक लघु उद्यमी और एक धर्मादा संगठन है, ये कौन सा तर्क है? आप अगर कॉर्पोरेट एंटी कॉर्पोरेट की बात कर ले, रिलायंस कॉर्पोरेट है, मान लिया रिलायंस को उठा के आप एयरटेल को ला रहे हो, तो ये कॉर्पोरेट नहीं है, ये अलग तरह का कॉर्पोरेट है। और एयरटेल डेफिनेटली इस पोजीशन का यूज कर रहा होगा, उसमें उसको एक अवसर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मूल सवाल यहाँ थोड़ा सा और ये भी आ जाता है कि निश्चय ही राजीव भाई ने कहा कि बहुत संवेदनशीलता के साथ सिखों से जुड़ा मामला है, सबको देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमेशा समझ लेनी चाहिए कि जिस आइडिया का वक्त खत्म हो जाता है उस आइडिया को आप बचा नहीं सकते। खेती किसानी में अब कमा कौन रहा है? खेती किसानी में कमा वो रहा है जो पूरी ब्रांड वैल्यू चेन में जिसका हिस्सा मैक्सिमम है। अमूल के यहाँ अगर 70 रुपए की चॉकलेट होती है, उसमें से 70 रुपए का पनीर होता है, उसमें से 50 रुपए मिल जाते हैं नीचे वाले दूध बेचने वाले को। यहाँ अगर 50 रुपए का प्याज है, 50 पैसे मिलते हैं किसान को, तो किसान को 50 पैसे से बढ़ा के 30 रुपए लाने हैं। लेकिन 30 रुपए लाने में दिक्कत यह है कि 30 रुपए अगर किसान के बढ़ेंगे तो आड़ती के कम हो जाएंगे, तो आड़ती अपने पैसे कम नहीं करने देगा। इसमें एक चीज आप और देखें जिसका जिक्र नहीं हो रहा कि किसानों पे आड़तियों का जो कर्ज है वो कर्ज माफी की बात भी होनी चाहिए। किसानों का अगर इतना सेंसिटिव आड़ती भाई मानते हैं तो सारे कर्ज माफ कर दें। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस किसान में उन्हें बंधक विक्रेता और बंधक कर्जदार मिल रहा है, तो ऐसा कोई कस्टमर छोड़ेगा नहीं। अगर मैं भी आड़तिया हूं, एक ही कस्टमर मेरे को दो तरह की कमाई करवा रहा होगा, तो मैं जान लगा दूंगा उसको बचाने के लिए। लेकिन मूल मसला ये है कि राजीव भाई ने बात बड़े से कि रिपोर्टिंग इतनी भावुकतापूर्ण हो रही है। अन्नदाता, अरे 2 करोड़ की औकात नहीं तुम्हारी, मान लेके भटक रहे हो यार, तुम काहे का अन्नदाता हो? प्रिसाइजली स्पीकिंग ये हाल है। अभी कोई अन्नदाता नहीं है, कोई ज्ञानदाता नहीं है, कोई शिक्षादाता नहीं है, सब नोट लेता है, नोट लेके काम कर रहे हैं सारे। अगर आपको इतनी दिक्कत है, छोड़ दे धंधा, कौन आपके हाथ पर जोड़ रहा है? पर ये जो फर्जी वाला चल रहा है ना, अन्नदाता पे कोई अन्नदाता नहीं हो, तुम पैसे देके माल बेच रहे हो, तुम्हारे माल की 2 करोड़ की औकात बाजार में नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता लाने में। अब ये गुंडागर्दी हो रही है। तो इन सारे विषयों का ज्ञान सरकार को हिंदी भाषा में, पंजाबी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, मराठी भाषा में देना चाहिए। यानी अभी मीडिया में अन्नदाता मर रहा है ये खबर आ रही है, ये आड़तिये पीछे चला रहे हैं, पीछे से कहां से फंडिंग आ रही है, ये ऑथेंटिक लेवल पे मामला अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो ये एक तरह का प्रोपेगेंडा वार है, और इस प्रोपेगेंडा वार को चाइना भी फाइनेंस करेगा, पाकिस्तान भी फाइनेंस करेगा, आड़तिये भी फाइनेंस करेंगे। वो कुछ भी संभावना है, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। भाई आप अगर पहलवानी करने उतरे हैं तो आपका विरोधी सारे दांव लगाएगा, ये मान के चलना चाहिए। राजीव भाई कुछ बात कह। जी राजीव जी। जी ओंकार जी, बस एक ही चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो मीडिया रिपोर्टिंग की बात हुई है, दरअसल इस पूरे आंदोलन में जो मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए था वो रोल नहीं दिख रहा है, खासतौर पे इस आंदोलन के पीछे की शक्तियों को सामने लाने में और इसके राजनीतिक एंगल को उभारने में। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक बात कहता हूं, अभी कल जाकर के
राहुल गांधी का एक करीब 1 मिनट का एक वीडियो सामने आया और वो वीडियो बताता है कि भाई 2015 में वो बिचौलियों को हटाने की बात कर रहे थे, या संसद में भी कई बार राहुल गांधी इस तरह की बातें कर चुके हैं। तो ये बात पहले सोशल मीडिया पे निकल के आती है, उसके बाद फिर कोई भाजपा का नेता उसे ट्वीट करता है, उसके बाद चैनल वाले ये साहस दिखाते हैं कि चलिए हम भी दिखा देते हैं इस चीज को, जब सारी दुनिया ने देख लिया है तो हम भी दिखा देते हैं। अरे भाई, आपके आर्काइव में ऐसे तमाम रेफरेंस पड़े हुए हैं, आप जाइए अपने आर्काइव से, शुरू के दिन 5 हफ्ते पहले निकाल करके ला सकते थे कि अरे भाई कांग्रेस वाले नेताओं प्रवक्ताओं जरा मुझे बताइए कि भाई आप आज की तारीख में मांग कर रहे हैं कि भाई ये मंडियों को नहीं खत्म करना चाहिए या उनका एकाधिकार जो है वो बचाए रखना चाहिए, और 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक, साल भर पहले तक आप ये बातें कर रहे थे। तो ये जो विरोधाभास आपकी बातों में है, ये क्यों है? तो ये सवाल मीडिया को 5 हफ्ते पहले पूछना चाहिए था। ये सवाल सोशल मीडिया में पूछे जा रहे हैं, उसके बाद भाजपा पूछ रही है, फिर जाकर के मीडिया उस चीज को कहीं दबे ढके तरीके से बोलता है। देखिए ये भी बात है भाई, ऐसे काम नहीं चलता है। राजीव भाई ने बड़ी अहम बात कही है, और इससे पहले भी राजीव भाई ने एक जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे जाते हैं, बड़ी शांति से मत्था टेकते हैं, बिना कुछ कहे वहां से निकल आते हैं, बस एक संदेश देते हैं, एक संकेत देते हैं कि हम आपका सम्मान करते हैं, आपके जो भी पूर्वज हैं जिनको आप पूजते हैं, जिनके प्रति आप नतमस्तक हैं, उनको हम भी मत्था टेकते हैं, हम भी उतना ही सम्मान करते हैं। और ये संदेश देने के पीछे एकमात्र मकसद ये है कि इस आंदोलन को धर्म का चोला पहना करके, लोगों की भावनाएं भड़का करके कोई कैश करने की कोशिश ना करे और इस आंदोलन को गलत दिशा में ना मोड़ दे। लेकिन हमने कल या एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल को देखा है, मैं नाम ही ले देता हूं सीधे। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे और उनकी माता जी के शहादत दिवस पर वो गए, और वहां उन्होंने इनको तो अपनी हकीकत पेश की ही, लेकिन साथ में बहुत भड़काने वाली बातें भी कर दी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो कुछ कहते नहीं हैं, बस सम्मान प्रदर्शित करके वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे कुछ ऐसे सियासी नेता हैं, ऐसे दल हैं जो किसी भी लिमिट को क्रॉस करने को तैयार बैठे हैं सियासी फायदे उठाने के लिए। प्रभात भाई, कोई भी आंदोलन हो किसी समस्या के समाधान के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि बिना समस्या लिए वो कोई आंदोलन शुरू कर दे। समाधान का रास्ता संवाद है। यहां ना तो कोई ऐसी समस्या दिखाई दे रही है, ना समाधान चाहते हैं, ना संवाद करने को तैयार हैं। और ऐसे में जो अवसरवादी राजनीतिक दल हैं वो हर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं राजनीतिक फायदों के लिए। पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, सब जानते हैं। जो लोग आज इनको भड़का रहे हैं वो भी 57 साल तक कानून बनाते रहे हैं। उनको भी पता है कि संसद की सर्वोच्चता क्या है और संसद का एक्चुअल में काम क्या है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होना बड़ा लाजमी है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी या सड़क बनाएगी। सड़क पर ये आंदोलन बनाएंगे। और जो रवैया राजनीतिक दलों का देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनतांत्रिक व्यवस्था जीवित रहेगी? बहुत ही गहरा और बहुत ही संवेदनशील आपने पूछा है। ये हमारा, जैसे पहले भी हम लोग बात करते रहे इस सवाल पर, हमारा जो लोकतंत्र वो बहुत परिपक्व लोकतंत्र नहीं है। हमारा लोकतंत्र अभी शैशव अवस्था में, अगर आप वर्ल्ड डेमोक्रेसीज का इतिहास देखें तो मैग्ना
कार्टा की हम लोग बात पढ़ते थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, तो तब से लेकर और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं 1789 में, फिर जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो हमारा लोकतंत्र, क्योंकि हमें आज़ादी मिले ये भी बहुत वक्त नहीं हुआ, और फिर धीमे धीमे जिस तरह विकसित हुआ और जिस तरह से इसमें जातिवाद का उन्माद आया, जिस तरह से इसके अंदर प्रांतवाद आया, जिस तरह से इसके अंदर धार्मिक आया, धार्मिक पागलपन ने तो हिंदुस्तान खंडित ही किया था। तो वो पागल, ये 3 तरह के पागलपन हम मानते हैं। भाषाई पागलपन भी रहा इस बीच में। तो बहुत स्वस्थ लोकतंत्र तो हम नहीं कह सकते अपने वाले को, लेकिन बहुत संजीदा प्रयास है। जब जब इसे कुचलने की भी कोशिश की गई है, इंदिरा गांधी ने पहला प्रयास किया था 1975 में, तो उसका मुंहतोड़ उत्तर भारत की जनता ने दिया। इसका मतलब उनके अंदर बहुत गहराई से वो लोकतंत्रीय आस्थाएं हैं जनमानस के मध्य। अभी जैसे मैंने अभी भी कहा, आलोक जी ने भी इंगित किया था, राजीव ने बहुत अच्छे ढंग से बात रखी अपनी, बहुत शानदार ढंग से। मैं तो इनको कई बार सुनता रहा हूं पहले। तो ये जो भीड़ तंत्र है ना, ये लोकतंत्र नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए हिंदुस्तान में तरह तरह के आर्म रिवोल्यूशन भी हुए, है ना। आर्म रिवोल्यूशन होता 1857 का सबसे पहली लड़ाई हमने प्रभात लड़ी। भाई थोड़ा संक्षेप, तो वो एक बहुत ही योजना, थोड़ा सा संक्षेप में मैं, हाँ मैं जी बहुत जी ही संक्षेप जी, में आ रहा हूँ। 4-5 मिनट है बस हमारे बिल्कुल पास। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आपका, नहीं सरकार, मैं आपका एकदम, जी मुझे सर, जी याद सर, रहता है, जी एकदम सर, ऐसा ना प्लीज। समझिए। मैं भावनाओं में बहता हूँ, लेकिन इतना नहीं बहता, इतना नहीं बहता। मैं ये कहना चाहता हूँ संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि देखिए कोरोना काल के बाद जो हमें एक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड लेवल पर मिली है डेवलप करने की, चीन को दुनिया जो है नकार रही है। सारा सारा यूरोप, सारा अमेरिका इस समय कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान में भी बेटर ऑप्शन देन चाइना। तो ऐसे अवसर में इस तरह की अराजकता अगर हम लोग झेलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। चीन, हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं, पाकिस्तान है भी कुछ नहीं, उसको तो हम 4 बार पीट चुके हैं। हमारी चुनौती है चीन एशिया के अंदर, और उससे आर्थिक शक्ति के बिना कोई सैन्य शक्ति का उदय नहीं हो सकता, आप जानते हैं। और इस समय जो शक्तियां काम कर रही हैं, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, वो बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। वो पहले भी हमें हमें खंडित करने का प्रयास कर चुकी हैं। मैं तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर में था, लोग जी अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग उस वक्त साथ साथ ही उस वक्त जुड़े हुए थे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है सिर्फ कि जिस तरह से पंजाब को पहले भी तोड़ने की कोशिश हुई, जिस तरह से पूरी की पूरी इंटरनेशनल फोर्सेस लगी, उस वक्त तो अमेरिका भी शामिल था उसमें, कनाडा भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था। उस समय पाकिस्तान को अमेरिका बैक कर रहा था। लेकिन 2001 के बाद आंखें खुली तो अमेरिका को लगा भाई पाकिस्तान तो बहुत खराब एलाइड फोर्स है, तो अब चीन खड़ा है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इस मकाम पर ये पैगाम देना चाहिए हमारी मीडिया को, हमारे लीडर्स को भी, कि ये पंजाब का आंदोलन कहीं उधर ना चला जाए जिधर हमें आशंका है। ये जो भीड़ तंत्र है, ये कहीं मिलिटेंट सेपरेटिज्म में ना तब्दील हो जाए, इसको अभी से हमें सोचना चाहिए। और चीन चाहेगा इस वक्त, पाकिस्तान तो एक टूल है उसका, पाकिस्तान कुछ नहीं है। पाकिस्तान पहले अमेरिका का टूल था, आज पाकिस्तान चीन का टूल है। पाकिस्तान का अपना वजूद ही कुछ नहीं है, आप जानते हैं अच्छी तरह। पाकिस्तान एक इंस्ट्रूमेंटल है, कश्मीर में भी इंस्ट्रूमेंटल है। वो पंजाब भी भड़का चुका है 1979 ऑनवर्ड्स, आपको याद होगा। अभी जफरवाल गुट वहां बैठा हुआ है, अच्छी तरह बैठे हुए हैं कुछ गुट वहां पाकिस्तान के अंदर ताक लगाए, जो इस स्थिति के अंदर कभी भी टेररिज्म को शुरू कर सकते हैं। तो हुकूमत को यह भी सोचना चाहिए कि इस वक्त जल्दी से जल्दी किसी भी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और भारत को एक समझिए कि एक तरह की पृथकतावादी अराजकता से बचाएं, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट्स हैं दोनों, पंजाब भी और जम्मू कश्मीर भी। जम्मू कश्मीर को तो हम भुगत ही रहे हैं, और कहीं पंजाब फिर हमें ना भुगतना पड़ जाए। उस दृष्टि से हुकूमत को, हमारी केंद्रीय हुकूमत को सोचना चाहिए, और इसमें संजीदगी और जल्दी थोड़ा करनी चाहिए। जो भी करना आर पार करें अपना, जैसे भी करना है। अगर जो भीड़ तंत्र है तो उसको वैसे निपटें, और अगर इसमें संशोधन हो सकते हैं तो उसको लाए ना बिल, पार्लियामेंट बुलाएं, बिल लाएं, अपनी तरफ से तो पहल करें। जो भी उनको जिसके लिए वो रजामंद हैं, कम से कम वो तो शुरू करें। वो भी नहीं कर रहे, वो शुरू खाली इंतजार कर रहे हैं, भाई वो आएंगे फिर बात करेंगे। अरे यू शुड इनिशिएट योरसेल्फ। अगर इनिशिएट हुकूमत नहीं करेगी तो क्या भीड़ करेगी? तो भीड़ तो कर ही रही है, मतलब इनिशिएट। कल तो पंजाब में जो है, कल को पंजाब में बंदूकें भी बजेंगी, आप देखिएगा। अभी क्या, अभी तो टावर टूट रहे हैं। दैट इज पॉसिबिलिटी इन पंजाब। आलोक पुराणिक जी संक्षेप में अब कंक्लूड ही कर रहे हैं। आपकी दृष्टि में
सरकार को अब क्या करना चाहिए? जी, आपका माइक शायद ऑन नहीं है। जी, मेरी राय में सरकार को अपना पक्ष राजीव रंजन जी की बात से सहमत हूँ। बड़ा डिले, बहुत ढीला एटीट्यूड रहा है। डे वन से होना चाहिए। ये जो इसके प्रॉब्लम क्या है, डे वन से बताया जाना चाहिए। किसान को मिलता कुछ नहीं है। किसान को मिलने का तरीका ये है कि पूरी बड़ी चेन में 50 रुपए में से 40 रुपए किसान को मिले। अभी वो 40 रुपए आड़तिया लेके जा रहा है। ये बताना चाहिए, ईमानदारी से बताना चाहिए। किस नेता ने अतीत में क्या क्या कहा वो सामने लेके आना चाहिए, और वो एग्जाम्पल के साथ आना चाहिए कि इस आंदोलन में गुजरात का छोटा किसान क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि उसके वहां अमूल में और जगह मजे आ रहे हैं। तो पूरी जगह की जानकारी प्रॉपर तरीके से, और किस तरह से नेता इसको मिसयूज कर रहे हैं कि वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का जो इसमें रवैया है वो इस कदर बड़ा आराम तलबी रवैया है कि अपने आप चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कर देगा। अरे ये आपका प्रोपेगेंडा वार है, तो प्रोपेगेंडा वार आपको करना पड़ेगा। पूरा ज्ञान बांटिए, जनता को बताइए, जनता को समझाइए, ताकि एक तरह से ये इमेज हो। अभी आप जो कह रहे हैं कि आड़तियों का फाइनेंस आंदोलन, ये भी जनरल इमेज नहीं है। ये जो लोग जानते हैं वही जानते हैं। इस बात को पूरा पब्लिसाइज कीजिए, बताइए लोगों को। भाजपा के नेता, सरकार के पदाधिकारी इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आज के दौर में लड़ाइयां बेसिकली इंफॉर्मेशन वार है। आप किस तरह की इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, किस तरह का फोटो लेके चले जाते हैं, किस तरह का फोटो वायरल हो जाता है। और मुझे इन सारी चीजों में सरकार का रवैया बड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब अपने आप हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कर देगा, लोग थक के चले जाएंगे। ये उस तरह का मामला नहीं है। ये बहुत सॉलिड तैयारी, बहुत सॉलिड फाइनेंसिंग, बहुत ही सॉलिड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के साथ काम हो रहा है। और सरकार की मुझे सूचना रणनीति, इंफॉर्मेशन का पूरा हिसाब किताब बहुत ढीला लग रहा है। ज्ञान वितरित किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये रिफॉर्म्स अंततः किसानों के हित में कैसे हैं, और बहुत ही आम भाषा में बताया जाना चाहिए। वरना ये है कि आप कुछ भी कहते रहिए संसद के पटल पे, अगर वो जनता नहीं मान रही है तो अंततः फिर ये भीड़ तंत्र पे ही जो, अगर आपने इसको नहीं रोका तो अंततः क्या होगा, ये हिंसा में तब्दील होगा। हिंसा में तब्दील हुआ तो वैसे ही अलग तरह की समस्या हो जाएगी, फिर इशू खत्म हो जाएगा। फिर ये है कि हिंसा की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, किसने किया, क्या किया, वो किया। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि 1 महीना हो गया। 1 महीना बहुत छोटा वक्त नहीं होता। सरकारें अगर चाहें तो इंफॉर्मेशन से, प्रोपेगेंडा से, बातचीत से, डायलॉग से चीजें सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शाहीन बाग ने ऐसा टेम्पलेट सरकार को दे दिया है कि जो होता है तो होता रहे, पब्लिक परेशान होती है तो होती रहे, सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हम कर देंगे। तो एक बड़े ढीले ढाले रवैये से सरकार को बाहर आने की जरूरत है, और पूरी बात साफ साफ तौर पे बताए जाने की जरूरत है। राजीव रंजन झा जी, आप क्या कहेंगे? कंक्लूडिंग मार्क आपके क्या? देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है आलोक जी की, कि ये एक तरह से सूचना युद्ध है, और उस सूचना युद्ध में सरकार को आगे रहना पड़ेगा। और उसमें जो उसका अभी कमजोर पक्ष है वो है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट में हम गोदी मीडिया के इतने हल्ले सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता में मुझे ये दिखता है कि सरकार इस समय मीडिया मैनेजमेंट में बिल्कुल ही पिछड़ी हुई है, बहुत ही कमजोर नजर आती है। जो नैरेटिव बन जाता है उसके पीछे पीछे वो भाग रही है। तो वहां पर सरकार को कुछ ना कुछ अपनी ओर से सोचना पड़ेगा कि भाई सूचना युद्ध में वो आगे कैसे रहे, नैरेटिव बनाने में वो आगे कैसे रहे। दूसरे, ये आशंका इस आंदोलन में हमेशा रहेगी कि इसे हिंसा की ओर ले जाने का प्रयास होगा, और सरकार इस मामले में बहुत सचेत है, ये मैं कहूंगा। क्योंकि जो पहली तस्वीर आई थी वो पानी के बौछार वाली, और उसके तुरंत बाद से आप देखेंगे कि वो कहां से क्या राजनीतिक संदेश गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद आपको वैसी कोई दूसरी तस्वीर नहीं दिखी होगी। उल्टे आपको ये तस्वीरें कई बार दिखी हैं कि पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, इस तरह के, मतलब अगर पुलिस वाले ना हटे अपनी जान बचाने के लिए तो चढ़ा ही देंगे। इस तरह की तस्वीरें आपको बहुत दिखी हैं, लेकिन पुलिस वैसे स्थितियों में भी
लाठी नहीं उठा रही है, वहां पर वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके लिए पुलिस बल को कितने संयम की मतलब सख्त निर्देश दिए गए हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी हालत में मतलब किसी सामान्य स्थिति में तो पुलिस वाले धुर्रा छुड़ा दें कि आप उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने को दौड़ जाएं। ऐसी स्थिति में सामान्य आंदोलन कोई हो तो फिर पुलिस वालों की क्या जवाबी कार्रवाई होगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस समय पुलिस वाले कितना संयम दिखा रहे हैं एक एक मोर्चे पे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहां पर सरकार की ओर से बहुत कोई सख्त संदेश है, तभी ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, शुरुआत से मैं ये कह रहा हूं कि ये किसान आंदोलन है नहीं, ये राजनीतिक आंदोलन है। तो सरकार को राजनीतिक जवाब देना पड़ेगा, और राजनीतिक जवाब देने में सरकार कुछ हद तक पीछे रही थी, लेकिन 8 तारीख को भारत बंद के बाद से सरकार ने अपना जवाबी मोर्चा खोल लिया, और उसके बाद से राजनीतिक जवाब देने में सरकार या भाजपा बहुत पीछे नहीं है। तो वहां पर तो वो उसने निश्चित रूप से अपना काम किया है, लेकिन दूसरा एक और मोर्चा सरकार को खोलना पड़ेगा। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी शक्ति है पंजाब के किसान, आपको सीधे वहां डायलॉग खोलने पड़ेंगे। आप अगर सोचें कि हम कांग्रेस से बात कर लेंगे और बात बन जाएगी, नहीं होने वाला है। कांग्रेस इस आंदोलन को कभी शांत नहीं पड़ने देगी। आप अकाली दल को सोचें कि भाई हम उनको मना लें, संभावना बनती है, आप बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए आप उनसे बातचीत शुरू कीजिए। एक बार हो सकता है वो आपके पुराने मित्र हैं और वे सिर्फ इस डर से आपसे पीछे हटे हैं, आपके साथ छोड़ करके हटे हैं कि हमें बहुत राजनीतिक नुकसान होने वाला है। जब उन्हें ये डर लगा उसके बाद वो एनडीए छोड़ करके हटे। अगर आप इस तरह का एक माहौल बनाए कि भाई आपको राजनीतिक नुकसान भी नहीं होगा, हम पंजाब के किसानों को भरोसे में भी लेंगे और आप वापस एनडीए में अपने स्थान पर सुरक्षित लौट भी आइए, इस तरह का एक अगर बैक चैनल कुछ बातचीत शुरू हो तो उसका कुछ नतीजा जरूर निकल सकता है। और अंततः आपको सीधे पंजाब के किसानों को भरोसे में लेना होगा कि भाई अभी आप जिन्हें आप संरक्षक समझ रहे हैं, आप जिनके भरोसे अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, वो आपके असल में शोषण करता है। जो आलोक जी ने कहा कि अरे भाई 2 कौड़ी की औकात कहाँ होती है, मंडी में होती है। किसान की सबसे ज्यादा अगर कमजोर औकात होती है तो वो मंडी में होती है, और उन्हीं मंडी वालों का एक अधिकार बचाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, ये क्या बात है। तो ये बात सरकार को बहुत साफ तरीके से किसानों के बीच में रखनी पड़ेगी, और खासतौर पे बाकी देश के किसान तो समझ रहे हैं, लेकिन पंजाब में कहीं भावुकता के आधार पे या उनके बीच का जो आपसी आर्थिक संबंध है उसके आधार पे या कुछ मिथ्या प्रचार के आधार पर ये जो किसान कहीं एक हद तक अगर वहां पे आंदोलित हैं भी, तो उनके बीच में आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, उन्हें अपने भरोसे में लेना पड़ेगा। ये भी करना होगा, तभी जाकर के जो ये आंच है वो ठंडी पड़ेगी। उसके बिना इस आंदोलन की जो खुराक है, उसका जो ईंधन है वो समाप्त नहीं होने वाला है। राजीव रंजन झा जी, प्रभात कुमार राय जी और डॉक्टर आलोक पुराणिक जी, आप तीनों ने इस चर्चा को बहुत ही सार्थक, बहुत मीनिंगफुल बना दिया, और उन मूल कारणों की तरफ आप हमारे दर्शकों को ले गए जिसके वजह से ये आंदोलन खड़ा किया गया है, इसके पीछे की मंशा, मकसद, सब कुछ। और लास्ट में राजीव भाई ने जो सजेशन दिए हैं भारत सरकार को कि भाई आप सीधे पंजाब के किसानों से संवाद स्थापित करिए। और दूसरी अहम बात जो उन्होंने कही है वो ये कि केंद्र सरकार मीडिया मैनेजमेंट में विफल होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों महानुभावों का जुड़ने के लिए और इस सार्थक चर्चा में हिस्सेदार बनने के लिए। बहुत नमस्कार आपका। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।